नमस्कार, मैं अवनी धरा। आज आप सभी को एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये मेरा पहला प्रयास है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। कुछ दोस्तों का कहना है कि मेरी आवाज़ में कुछ बात है और मुझे कहानियाँ सुनानी चाहिए। यह प्रयास कर रही हूँ। कोई कमी रह जाए तो ज़रूर बताइएगा। आज मैं बंग महिला के नाम से प्रचलित राजेंद्र बाला घोष, जो कि साहित्य में बहुत विशेष स्थान रखती हैं, उनकी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो? हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले आ रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं? जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक को दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि अब बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, बूढ़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ,
तुम रो रो लाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन के एक झड़े लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई और नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती रही और तैयार होने लगी रोते हुए। कोई चीज़ भूलने पर धीरे से आवाज़ लगाती माँ को और कहती कि माँ ये सामान भूल गई, याद दिलाती रहती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे से ही नहीं रही कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप ना रहने से काम तो बिगड़ ही गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठाने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देशी में। जानकी ज़रा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कूली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा।
इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप ना आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मानेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। यहाँ आप यानी बंशीधर। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या गड़बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनें पार कर गई और पार करते मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे, रेल के कमरे में। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक पड़ गए। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। यहाँ कमरा यानी बोगी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के जाने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। त्यों ही गाड़ी छूटी। वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था,
अब उसको किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखा हो रोवल करथइन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है। पहली ने कहा, दूर बो रही, ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तव हो भूलत हो का, भलू तो कहू। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव तरबू बेटा, मिर्जापुरा चढ़ी हो। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछीला ना, हम कहाँ उतरबू हो, कहाँ उतरबू। आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हो गोइया। पहली, अरे नहीं ना ही जल्लू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला, प्रयाग यानी प्रयाग। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानित, ले काहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो समवारी, और गहन डका डका लगा रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। पहली ने बोला, आवे जाए के तो सब औते जात बाटे, फोन या शायद तो बिचारो बीपत में ना पड़ल बाटे ली। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली मंगल के सराय उतरी हो तब पुनः चढ़ी। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संग रही। द कौन टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरतई गड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। तब पहली ने कहा, ओ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। मैं यहाँ थोड़ा रुकूंगी। दरअसल ये अवधी भाषा में इन लोगों ने वार्तालाप की। जो 2 महिलाएं थीं वो अपनी अपनी बातें कर रही थी कि इलाहाबाद कौन जानता है कौन नहीं जानता है। इलाहाबाद, जी हाँ, जिसका प्रयागराज नाम अब हो गया है। और फिर अपने तजुर्बे बताने लगी कि कैसे एक मर्तबा और उनके साथ हुआ था कि एक स्त्री फूट फूट कर रोने लगी थी ट्रेन में ही, और जो टीटी होते हैं उनसे मिन्नतें करने लगी थी कि गाड़ी को रोका जाए और बाएं करके, पर कहीं रेल रुकती है। तो उसी पर ट्रेन में उपस्थित जितने भी लोग थे वो हंसने लगे, स्त्री पुरुष जो भी थे, और सबको अपने अपने किस्से याद आए और सब अपने किस्से सुनाने लगे एक दूसरे को। और जब भी याद आ जाती थी उस स्त्री की जो कि वहाँ सबको अबला सी नज़र आ रही थी, तो उसकी स्थिति पर दुख भी प्रकट कर लेते। और तभी उसमें एक आगे बढ़ते हैं कहानी में, तीसरी स्त्री भी बोलती है। तीसरी स्त्री ने बोला, टिकसिया पल्ले बाएं का नहीं, हे
साहेबुआ सुनी तो कलकत्ते ताईले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाई की दूर से आवत रहल ना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजेक टोपी धैले रहलन को। यहाँ फिर वही उस स्त्री की चर्चा की जा रही है जो अकेले वहाँ बैठी हुई है और कुछ देर पहले रो रही थी, और सभी का ध्यान बार बार उस पर जा रहा है और अपने अपने हिसाब से ये चर्चा कर रही थी कि इनके साथ कोई आया था या नहीं, ये अकेले आई थी और इनको कोई छोड़ा या नहीं। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं तो इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठिकाने तक या ठहरने के स्थान तक भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। ना ही भैया, हम पचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। मतलब कि कहने ये लगी कि हाँ, एक दुनिया तो तभी चलती है ना जब एक दूसरे का हम सहारा बनते हैं और एक दूसरे के लिए करते हैं, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज़ भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। नैनी प्रयागराज में एक स्टेशन है, उसका नाम है, वो एक जगह है। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अपुआ तउन टिकस लेके चल देलन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए।
बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने एक ढुलाई वाली को आते देखा। तू ही इन स्त्रियों को कहीं ले गई ना? इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे कहाँ गई? वे लोग पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर काट रहे थे, चक्कर लगाते, तब मैं द्योड़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। पेट पूजा में जो लगे थे, मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में एक बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यह मुझे, यानी यहाँ बंग महिला राजेंद्र बाला घोष खुद को संबोधित कर रही हैं, और कहानी यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। और ये हिंदी साहित्य में बहुत विशेष स्थान रखती है। एक कहानी 1907 में रचित है, 2 दोस्तों की। मुझे बड़ी मनमोहक लगी ये कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आए। थोड़ी कहीं गुदगुदाती है, थोड़ी देसीपना को लिए अवधी भाषा से हमें रूबरू कराती है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नया नया नाम भी बदला है, तो प्रयागराज की भी चर्चा हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मेरी आवाज़ में कोई कमी या मेरे कहानी को नरेट करने बोलने में कुछ कमी हो तो प्लीज़ बताएं मुझे, और आगे मुझे अच्छी लगे तो मुझे प्रेरित करें, ताकि मैं आपके सम्मुख और भी कहानियाँ लेकर आऊँ। तो धन्यवाद। मैं धरा आशा करती हूँ कि फिर आपके साथ एक नई कहानी साझा करूँगी। धन्यवाद।